हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंजीत ह्यूमनिटीज पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हम लोग सैम्पल पेपर का सीरीज कर रहे थे। तो सैम्पल पेपर में हम लोगों ने 6 सैम्पल पेपर को ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। हम लोग ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो हम लोग का आता है, जो 1 अप्रैल को अपना हिस्ट्री का पेपर है ना, 1 अप्रैल का जो हिस्ट्री का पेपर है उसमें 80 क्वेश्चन, 80 नंबर का हमारा पेपर है। 80 क्वेश्चन नहीं, 80 नंबर का पेपर है। तो 80 नंबर के जो पेपर में उसमें 21 जो नंबर होते हैं वो ऑब्जेक्टिव सेक्शन के होते हैं। तो आपको पता है ऑब्जेक्टिव सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। तो हम लोगों ने अपने चैनल पे 6 सैम्पल पेपर को ऑलरेडी पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ डिस्कस कर लिया है, काफ़ी अच्छे तरीके से। आज हम लोगों ने 7वां सैम्पल पेपर डिस्कस करना है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग टोटल 30 इस चैनल पर टोटल आपको 30 सैम्पल पेपर मिलेंगे, और अगर आप लोग इस एज इट इज़ 30 सैम्पल पेपर को आप सॉल्व करते रहे तो यकीन मानिए कि 21 क्वेश्चन में 21 क्वेश्चन आप लोग एज इट इज करके आओगे, जो आपके परसेंटेज को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। अगर आप 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हो या 90 प्लस 95 प्लस जो भी आपकी प्लानिंग हो, उसमें 21 आउट ऑफ 21 अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर कोई स्टूडेंट हो तो आप उसको नीड हो तो आप उसको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब ए सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ विजयनगर इंपीरियल कैपिटल हम्पी। ओके, तो देखिए, ये जो विजयनगर का पूरे के पूरे जो स्ट्रक्चर था, वो विजयनगर में जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था, वो कौन सा ऐसा जो स्टेटमेंट है, ये नीचे 1 A B C D जो है वो क्या डिस्क्राइब करता है कि उनका स्ट्रक्चर जो था वो किस तरीके से रिलेवेंस था, क्या स्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंट था उस टाइम पे, क्यों स्ट्रक्चर जो था इम्पोर्टेंट था। ये सारी चीज़ों को ABCD से आपको देख करके बताना है। तो मेनली मैं आपको बता दूँ, विजयनगर का जो आर्किटेक्चर था और जो डिज़ाइन था, आर्किटेक्चर और डिज़ाइन जो था वो एक तरीके से जो बगल में जो उनके जो गजपति रूलर थे उड़ीसा के, या जो निजाम का जो रूलर था, तो इंडो इस्लामिक कल्चर के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा विजयनगर एम्पायर के जितने भी आर्किटेक्ट थे वो बनाए गए थे, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। तो विजयनगर आर्किटेक्चर वॉज द प्राइमरी बिल्ट यूजिंग द आयरन एंड स्टील गिविंग ए यूनिक अपीयरेंस कंपेयर टू द अदर सिटीज, ये ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन, द आर्किटेक्चर ऑफ द विजयनगर फीचर ऑफ फ्यूजन ऑफ हिंदूज टेम्पल डिजाइन विद द इस्लामिक आर्किटेक्चर, मतलब जो हिंदूज टेम्पल का डिजाइन था वो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बेस पर बनाया गया था, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग कहें हिंदू एंड मुस्लिम्स की एक कॉमन कल्चर के अकॉर्डिंग हमारा जो विजयनगर एम्पायर का जो जितने भी आर्किटेक्चर थे वो बनाए गए थे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा कि आयरन और स्टील की चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर ये जो मुस्लिम और हिंदू जो मिक्सअप कल्चर के रूप में, यही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करके आना है। ये पूरा का पूरा एज इट इज NCERT की लाइन को हमने कोट करके अपने पेपर में रखा हुआ है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। टू विच मुगल एम्परर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दासाला रेवेन्यू सिस्टम आर्टिफिट। दासाला रेवेन्यू सिस्टम जो है हमारा अकबर ने लॉन्च किया था। ये ऐसा रेवेन्यू सिस्टम था जिसमें जमा और हासिल के तौर पे एसेस कर लिया जाता था, और ये असेसमेंट जो होता था हर 10 साल के बाद असेसमेंट होता था, और जैसे जैसे कंडीशन खराब होती थी, कभी पीजेंट की कंडीशन अगर खराब हो गई तो इसको अप डाउन किया भी जा सकता था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में असर्शन एंड रीजन है। असर्शन एंड रीजन के लिए मैंने आप लोग से पहले बोल रखा है कि ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन होता है। इससे मेनली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं A और B वाले ऑप्शन में। तो A वाले B और B वाले ऑप्शन में कभी भी आपको अगर सॉल्व करना हो तो सबसे पहले आप बोला करिए असर्शन। असर्शन को बोलने के बाद आप बोला करिए कॉज, और अगर असर्शन के बोलने के बाद कॉज या क्योंकि बोलने के बाद अगर असर्शन और रीजन एक दूसरे से मैच कर जाते हैं तो ऑप्शन नंबर A, और अगर नहीं मैच करते हैं तो ऑप्शन नंबर B, ठीक है। तो असर्शन पढ़ते हैं हम लोग। द रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश। रैयतवाड़ी सिस्टम को ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था। इन्वॉल्व द डायरेक्ट सेटलमेंट विद द कल्टीवेटर। क्या ये डायरेक्ट सेटलमेंट था कल्टीवेटर से यानी पीजेंट से, और बाईपास किया गया था ट्रेडिशनल लैंडलॉर्ड को? नहीं। यहाँ पर आप इसको बताइए, क्या ये परमानेंट सेटलमेंट की तरह से था या रैयतवाड़ी सेटलमेंट की तरीके से पीजेंट से हुआ था? तो देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ, जो परमानेंट सेटलमेंट था ना वो डायरेक्टली जमींदार से डील करता था,
और रैयतवाड़ी जो सेटलमेंट है वो डायरेक्ट केस को डील करता है, कल्टीवेटर को डील करता है। तो असर्शन जो हमारा है पूरी तरीके से करेक्ट है। फिर से मैं बता रहा हूँ, रैयतवाड़ी सेटलमेंट डायरेक्ट किससे डील करता था? पीजेंट से। परमानेंट सेटलमेंट किसको डील करता है? डायरेक्ट परमानेंट सेटलमेंट डायरेक्ट जमींदार को डील करता है, जमींदार टैक्स को कलेक्ट करके ब्रिटिश तक पहुंचाता था। तो फर्स्ट हमारा जो है बाईपासिंग ट्रेडिशनल लैंडलॉर्ड बिल्कुल करेक्ट है। रीजन है अंडर दिस सिस्टम द लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड। हाँ, इसमें भी लैंड रेवेन्यू फिक्स था, 30 ईयर के लिए फिक्स कर दिया गया था, एंड डिड नॉट वेरी बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो रीजन भी हमारा सही है, असर्शन भी हमारा सही है, लेकिन क्या ये मैच करता है? तो जैसे ही हम लोगों ने क्योंकि बोला तो मैच नहीं कर रहा है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या है? पूरी तरीके से सही ऑप्शन है। कोई भी अगर आपका कमेंट हो तो आप कमेंट में सजेशन दे सकते हो, आपका अपना चैनल है तो आप कभी भी कमेंट करो, कोई भी क्वेश्चन, टेलीग्राम पे क्वेश्चन कर सकते हो, व्हाट्सअप पे भी हमारा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप का भी लिंक है, तो व्हाट्सअप पे भी आप मैसेज कर सकते हो। बाकी आप कमेंट करो, मैं कमेंट का भी रिप्लाई दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब यहाँ पर कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन है 1857 रिवॉल्ट के अकॉर्डिंग हमें बताना है। द रिवॉल्ट बिगन एज ए म्यूटनी बाय सिपाही। ये कैसे स्टार्ट हुआ था? बिगन कैसे हुआ था? म्यूटनी सिपाही से। तो सिपाही से तो म्यूटनी स्टार्ट हुई थी, मंगल पांडे ने गोली चला दी थी, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था बंगाली आर्मी के ऊपर, ठीक है। इट वॉज द सपोर्टेड बाय बोथ पीजेंट एंड जमींदार। हाँ, पीजेंट भी शामिल हुए थे इसमें, जमींदार भी शामिल हुए थे। पीजेंट को प्रॉब्लम थी उनको टैक्स से, जमींदार की प्रॉब्लम ये थी क्योंकि ऑक्शन करते थे उनकी जमींदारी को सनसेट लॉ ला करके दूसरे जमींदार को दे देते थे। तो जमींदार को भी प्रॉब्लम था और पीजेंट को भी प्रॉब्लम था, तो दोनों को प्रॉब्लम था। थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं। द रिवॉल्ट वॉज सक्सेसफुल इन एंडिंग द ब्रिटिश रूल। क्या रिवॉल्ट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया और ब्रिटिश को एंड कर दिया? नहीं नहीं, ब्रिटिश तो हमारे पास 1947 तक रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। ओके, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। वेरी गुड। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये जो मैं सैम्पल पेपर लेकर आता हूँ ना, ये काफ़ी अपडेटेड सैम्पल पेपर है और इससे एज इट इज क्वेश्चन आने के चांसेज आप लोग के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चंपारण मूवमेंट किससे जो है? तो चंपारण मूवमेंट गांधी जी का फर्स्ट मूवमेंट था 1917 में। इंडिको की फार्मिंग होती थी, उसके लिए गए तो वहाँ पे प्लांटर को बचाने के लिए। तो ए का 3। देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है कि इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। इसमें अगर एक ऑप्शन भी पता रहेगा तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आप लगा सकते हो। जैसे हमें पता चल गया चंपारण मूवमेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंडिको प्लांटर, तो अब इसमें हम देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में ए का 3 है। तो बी सी डी में नहीं है, हमारे ए ऑप्शन निकल करके आ गया, पहले हमें आंसर मिल गया। इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। सेकंड है हमारा दांडी मार्च गुजरात में हुआ था सॉल्ट के लिए, तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट सॉल्ट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस लिए हुआ था? बाइकआउट द फॉरेन क्लॉथ। क्विट इंडिया मूवमेंट इसलिए हुआ था, मॉस कॉल टू इंड ब्रिटिश। तो ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द पर्सन को आइडेंटिफाई करना है बेस्ड ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपको पर्सन को बताना है कि कौन से पर्सन की बात हो रही है। तो फर्स्ट है, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। कुछ आपको मन में आइडिया आ रहा है कि कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन? कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते हैं। तो ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पर हमें आंसर भी मिल गया, लेकिन जिनको आंसर नहीं मिल रहा वो सेकंड ऑप्शन पड़ेगा। He played a crucial role in framing the Constitution and known as the father of Indian Constitution. ये फ्रेमिंग को कॉन्स्टिट्यूट किए थे और फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते थे। कौन? भीमराव अम्बेडकर। ही वॉज द प्रोमिनेंट दलित लीडर एंड द सोशल लीडर। बिल्कुल सही बात है, प्रोमिनेंट दलित एंड लीडर एंड सोशल लीडर थे, तो अपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द आर्टिफैक्ट फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन का ये आर्टिफैक्ट है। आपने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी थी, ऋतिक रोशन के पास भी यही था, तो ये हड़प्पन सील है। ओके, वेरी गुड। हड़प्पन सील का यूज क्या था? हड़प्पन सील्स लॉन्ग डिस्टेंस जब कम्युनिकेशन ट्रेड होता था तो उस जो भी प्रोडक्ट के ऊपर इसको लगा करके भेजा जाता था, इससे पता चलता था कि प्रोडक्ट प्योर है कि इम्प्योर है। अगर इसको सील्स टूट जाती थी, यानी कि प्रोडक्ट पूरी तरीके से किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की है। अगर सील इंटैक्ट वे में चली जाती है, यानी प्रोडक्ट क्या है? प्योर है। उसी तरीके से जैसे आपके एग्जामिनेशन हॉल में जब कॉपी आती है या पेपर आता है तो पूरा सील करके आता है, वही है पूरी तरीके से।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, ये क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द अचीवमेंट ऑफ द मौर्यन रूलर अशोका? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन अचीवमेंट ऑफ द मौर्यन रूलर अशोका? अशोका का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था? तो सबसे पहले अशोका किस डायनेस्टी के थे? मौर्यन डायनेस्टी के थे। धम्मा पॉलिसी को मानते थे, काफ़ी बढ़िया इनके रिलेशनशिप दूसरे उसमें थे। अपने इन्होंने बेटे और बेटी को श्रीलंका भेजा था बौद्धिज्म के प्रचार करने के लिए। बेटे का नाम था राहुल, बेटी का नाम संघमित्रा। ठीक है, तो देखते हैं अब ऑप्शन से निकलता है कि नहीं। एक्सपेंशन ऑफ द संस्कृत लिटरेचर, क्या संस्कृत लिटरेचर को एक्सपेंड किए थे? नहीं। एस्टेब्लिशिंग द डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द डिस्टेंट लैंड, हाँ डिप्लोमेटिक रिलेशन श्रीलंका और श्रीलंका में भेजे थे, और भी कई कंट्री में भेजे थे, वेस्ट कंट्री में भी भेजे थे, नॉर्थ कंट्री में, सेंट्रल एशिया में भी अपने भेजे थे कई लोगों को। तो काफ़ी लोगों से इन्होंने क्या किया था, अच्छे तरीके से रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन इन्होंने बनाए हुए थे। लेकिन ये ऑप्शन को अभी हमें पढ़ने के बाद हम सी और डी ऑप्शन को ही पढ़ेंगे, क्या इससे एक्यूरेट ऑप्शन हमें मिलता है। देखो बच्चों, कभी भी दो ऑप्शन में अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आपको पूरा लास्ट तक पढ़ना है, और जो ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा सही लगे वही ऑप्शन को आपको क्या करना है, ट्रिक करना है। ओके, तो थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द मौर्यन करेंसी सिस्टम। नहीं, करेंसी सिस्टम को डेवलपमेंट करने के लिए इनको नहीं जाना जाता है बहुत ज़्यादा। सपोर्ट ऑफ द स्प्रेड ऑफ द बौद्धिज्म थ्रू आउट हिज एम्पायर एंड बियॉन्ड, इन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था थ्रू आउट द एम्पायर एंड बियॉन्ड। ये ऑप्शन आपका बहुत सारा करेक्ट है, क्योंकि बौद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए तो इन्होंने वेस्ट ईस्ट सब जगह पर अपने कॉन्वॉय भेजे थे। तो ये जो है डी ऑप्शन जो हमारा सबसे ज़्यादा करेक्ट है। ओके, कुछ लोग बोलेंगे कि सर डेवलपमेंट ऑफ द मौर्यन करेंसी सिस्टम भी तो डेवलप किया था। नहीं, किया तो था डेवलपमेंट, लेकिन यहाँ पर अचीवमेंट की बात हो रही है, सबसे बड़ी अचीवमेंट की बात हो रही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द वर्ण सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया? इनकरेक्ट पूछ रहा है वर्ण सिस्टम पे। वर्ण सिस्टम कौन था? 4 वर्ण थे हमारे, कौन कौन? ब्राह्मणाज, क्षत्रियाज, वैश्याज, शूद्राज। ओके, अब इनके वर्क क्या क्या थे? ब्राह्मण वर द एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म सेक्रीफाइज अदर रिले। ब्राह्मण की जो काम था वो क्या था? टीचिंग देना और सेक्रीफाइज क्रिएट कराना। तो पहला हमारा तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें इनकरेक्ट पूछा है। ध्यान से पढ़िएगा, कभी बार इनकरेक्ट और करेक्ट में आपके आंसर गलत हो जाएंगे। सेकंड है, क्षत्रिया वर द रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉरफेयर एंड द प्रोटेक्टिंग द पीपल। क्षत्रियाज रूलर होते थे तो वॉरफेयर में काम करते थे, लीडर के तौर पे पीपल्स को प्रोटेक्ट करते थे। तो हमारा ये बी ऑप्शन भी क्या है? सही है पूरी तरीके से। थर्ड हमारा क्या है? शूद्राज वर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेडिंग। क्या शूद्राज ट्रेडिंग करते थे? नहीं 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 नहीं, शूद्राज तो तीनों की सेवा करते थे, तीनों वर्ण ऑर्डर को, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण तीनों की सेवा करते थे। तो ये हमारा गलत हो गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें इनकरेक्ट ही पूछा हुआ है। ठीक है, वैश्याज इंगेज्ड एग्रीकल्चर ट्रेड एंड अदर। ओके, तो वैश्य का तो क्लियर है कि वो एग्रीकल्चर ट्रेड सब काम करते थे। शूद्राज का इन्होंने गलत कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग हाउ बुद्धिज्म स्प्रेड इन इट्स अर्ली स्टेज एंड इन्फ्लुएंस आर्किटेक्चरल प्रैक्टिसेज अक्रॉस द रीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज वुड बी मोस्ट यूजफुल फॉर योर स्टडी? अगर आप दोस्तों अशोका की अगर आप देखो, इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर आपके बुद्धिज्म को स्प्रेड कैसे हुआ, किस तरीके से, क्या और कैसे लोग उससे इन्फ्लुएंस हुए। ठीक है, इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो ये कौन से सोर्सेज थे जिससे पता चला कि बुद्धिज्म स्प्रेड हुए, लोग इसके बारे में जाने, लोग इसको अडॉप्ट किए, लोग इससे इन्फ्लुएंस हुए, इसके बारे में हम लोग को कौन से सोर्सेज बताते हैं? तो फर्स्ट वन इज द अशोका एडिक्ट फाउंड ऑन द पिलर्स एंड अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट। यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि अशोका ने क्या किया है, धम्मा के जो मैसेज थे, धम्मा क्या था? धम्मा जो था वो एक तरीके से बौद्धिज्म के फिलॉसफी पे इन्फ्लुएंस में था, मतलब बौद्धिज्म से इन्फ्लुएंस होकर के एक फिलॉसफी को उन्होंने अपने कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया था। जो उनके अशोका के जो इंस्क्रिप्शन होते थे, जो रॉक इंस्क्रिप्शन होते थे, उसमें वो फिलॉसफी लिखते थे, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4। तो वही चीज़ें जो कहलाती थी, रूल्स जो होते थे कि अपने से सीनियर्स की हेल्प करना है, ब्राह्मणाज की हेल्प करना है, सर्वेंट के साथ अच्छा बिहेवियर करना है, ये सारे रूल्स जो होते थे धम्मा कहलाते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, धम्मा के जो रूल थे, धम्म जो पॉलिसी थी, वो सिर्फ बौद्धिज्म के लिए नहीं था, सारे रिलीजन के लिए था। अशोका सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग करते हैं,
मैच द मिडवल ट्रेवलर विद देयर ऑब्जर्वेशन और डिस्क्रिप्शन। ओके, तो हम लोग इसमें मैच करते हैं। तो सबसे पहले इब्न बतूता किससे मैच होंगे? इब्न बतूता जो थे 1336 में दिल्ली सल्तनत में आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको काजी बनाया था। बाद में इन्होंने एक बुक लिखी थी रेला। तो बाद में ये चाइना भी गए थे कुछ समय पे, इनको मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा था। तो इब्न बतूता को हम लोग किससे मार्क करते हैं? इब्न बतूता अपने बुक रेला में लिखते हैं कि पूरी तरीके से दिल्ली जो है प्रॉस्पेरस है। डेक्कन भी गए हुए थे, तो डेक्कन की भी प्रॉस्पेरिटी को अपने बुक में लिखते हैं। तो इब्न बतूता को मेंशन कर देते हैं हम 1 से। ओके, तो अब इस ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर A1 है, तो डी ऑप्शन हमारा लग जाएगा। ठीक है। अल बरूनी जो थे वो कास्टिज्म पे लिखते थे, वहाँ वेस्ट के कास्टिज्म को अपने इंडिया के कास्टिज्म से कंपेयर करते थे, वर्ण आर्डर को भी कंपेयर करते थे। तो अल बरूनी रिलीजन और साइंस पे भी काम करते थे, रिलीजन, साइंस, कास्ट, क्योंकि यहाँ पर जो मनुस्मृति है उसका ट्रांसलेशन किया, एस्ट्रोनॉमी पे काम किया, साइंस पे काम किया, इंडिया के साइंस के लिटरेचर को पढ़ा। तो ये सारी चीज़ों को हम अल बरूनी को ही मार्क कर देंगे। ठीक है, बी करो। जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर जो थे पुर्तगीज थे। ठीक है, और जॉन बैप्टिस्ट नहीं गलती हो गई, जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर जो थे वो फ्रेंच ज्वेलर थे। वो रोट अबाउट द इंडियन ट्रेड, इंडियन ट्रेड के बारे में फ्रांस के थे, उन्होंने लिखा हुआ था। और दुर्राते बारबोसा जो थे वो पुर्तगीज राइटर थे, इंडियन कोस्टल ट्रेड के बारे में लिखे थे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अच्छे से इसको लर्न कर लो। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following factor contributed significantly to the appeal of the Sufi movement among the common people in Medieval India? सूफी मूवमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन था? तो सूफी मूवमेंट आपको पता है, इस्लाम का सूफी मूवमेंट जो चला था वो अपने में क्या करते थे, म्यूजिक, पोएट्री, डांस, ये से अपने आप को क्या करते थे, डिवोटेड कर देते थे गॉड को। आज भी हम लोग सूफीजम सॉन्ग सुनते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके के म्यूजिक यूज करते थे, पोएट्री यूज करते थे, डांस यूज करते थे और सूफिज्म के तौर पे वो करते थे। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया भी इसमें पढ़े हुए हैं आप लोगों ने। ठीक है, खानका पढ़े होंगे, मुरीद पढ़े होंगे। ये सारी चीज़ अगर आपको जानना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आपका अपना चैनल है, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट में अपना हेल्प ले सकते हो। ठीक है, अच्छे तरीके से हमें पढ़ाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, How did the construction of the large temple in Vijayanagara reflect the empire socio-political structure? ओके, विजयनगर एम्पायर कैसे रिफ्लेक्ट करता? विजयनगर एम्पायर के जो पावरफुल लार्ज टेम्पल हैं, जो बड़े बड़े लार्ज टेम्पल इन्होंने बना रखे हैं 1-1 किलोमीटर के, 2-2 किलोमीटर के, वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में? मतलब इनकी सोसाइटी को, इनके पॉलिटिकल पावर को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं? तो देखिए, विजयनगर एम्पायर के जो थे उन्होंने मंदिर बनाने का, टेम्पल बनाने का एक ही रीजन था कि वो अपने आप को वेल्दी और प्रॉस्पेरस दिखा सके। ठीक है, इसीलिए उन्होंने टेम्पल बनाते थे। ठीक है, अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए। ओके, तो बाय द डेमोक्रेसी, मिलिट्री पावर के लिए नहीं, मिलिट्री पावर के लिए बिल्कुल नहीं। बाय रीइंफोर्सिंग रोल ऑफ द टेम्पल बेस्ड फेस्टिवल, फेस्टिवल मनाने के लिए नहीं, ये भी नहीं। बाय शोकेसिंग द वेल्थ, अपने वेल्थ को दिखाने के लिए, अपने पैसे को दिखाने के लिए, अपने स्ट्रांग पावर को दिखाने के लिए, इसलिए इन्होंने विजयनगर टेम्पल को बना रखा था। ठीक है, तो 13 का सी, 13 का सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज द प्राइमरी रोल ऑफ जमींदार? जमींदार का क्या प्राइमरी रोल होता है भाई? जमींदार का रोल तो यही होता है टैक्स को कलेक्ट करना। जमींदार का रोल तो यही होता है कि टैक्स को कलेक्ट करना और क्या करना, मुगल बादशाह को पहुंचा देना टैक्स दे करके। ठीक है, तो यही रोल है उनका। तो जमींदार वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग मुगल नेवी, क्या नेवी को करता था? ये तो बिल्कुल गलत हो गया। जमींदार कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट एंड मैनेज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, लैंड रेवेन्यू वाला तो करता था, बिल्कुल करता था। लैंड रेवेन्यू तो बता रहा हूँ, लैंड रेवेन्यू जमींदार का काम ही क्या था? पीजेंट से टैक्स लिया, कलेक्ट किया, किसको दे दिया? मुगल बादशाह को दे दिया, हो गया काम उसका, यही काम था। और आर्मी वार्मी मेंटेन करता था अपना। तो 14 का बी। 15 पे चलते हैं। हाउ डिड द इम्पैक्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल कंपेयर टू द रैयतवाड़ी से? परमानेंट सेटलमेंट को रैयतवाड़ी सेटलमेंट से जस्ट आपको कंपेयर कर देना। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, परमानेंट सेटलमेंट जो था वो बंगाल में लॉन्च हुआ था 1793 में। मैंने पहले ही बताया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लॉन्च किया था बंगाल में। परमानेंट सेटलमेंट जो था वो जमींदार के साथ था। जमींदार क्या करता था, पैसा लेता था टैक्स का और मुगल को दे देता था। रैयतवाड़ी सेटलमेंट में जमींदार को हटा दिए, भगा दिए जमींदार को ब्रिटिशर्स, और
पीजेंट से डायरेक्ट पैसा लेने लगे, पीजेंट से ही डायरेक्ट पैसा लेने लगे, टैक्स लेने लगे उसको। तो देखिए इसमें मीडिएटर कौन था परमानेंट सेटलमेंट में? जमींदार था। रैयतवाड़ी में क्या चेंज कर दिया? रैयतवाड़ी में डायरेक्ट उन्होंने क्या किया? पीजेंट से पैसा लेने लगे, टैक्स लेने लगे, और यहाँ पर टैक्स परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार देता था। यही मेन बेसिक डिफरेंस था। रैयतवाड़ी सेटलमेंट जो था साउथ इंडिया में लॉन्च हुआ था, परमानेंट सेटलमेंट जो था वो बंगाल में था। ओके, रैयतवाड़ी सेटलमेंट टॉमस मुनरो ने लॉन्च किया था। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, टॉमस मुनरो ने लॉन्च किया था। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस हमसे पूछ रहा है। तो परमानेंट सेटलमेंट एम्पावर्ड द जमींदार, वाइल रैयतवाड़ी सेटलमेंट पीजेंट को एम्पावर करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, Why was the introduction of the Enfield rifle a significant cause of 1857 revolt? 1857 रिवोल्ट में इनफील्ड राइफल जो आया था उसका क्या रीजन था, उसके वजह से रिवोल्ट क्यों हो गया? तो वही काऊ और पिग वाला जो चर्बी मिला रहे थे कारतूस में, जो इसी की वजह से हुआ था। जो इनके कार्ट्रिज थे उसमें ये काऊ एंड पिग का बोन मिला रहे थे इस चीज़ों को, इसकी वजह से हो गया था। और क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको हमें क्या करना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा देना। तो ये तो बहुत आसान है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना। सबसे पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को देखते हैं, कब डेट है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का 1920, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930। एक मिनट, ये क्या हो गया? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, चंपारण जो था 1917, क्विट इंडिया 1942। यानी कि चंपारण जो है वो सबसे पहले आएगा, चंपारण जो है सबसे पहले आएगा। अब देखते हैं चंपारण 4 से शुरू करते हैं। कहाँ पर 4 सबसे पहले? तो 4 सबसे पहले हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि चंपारण 1917, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, फिर सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, क्विट इंडिया मूवमेंट सबसे लास्ट में 1942 में आया था। ठीक है, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए प्राइमरली गोल ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? डीपीएसपी जो हमने पिछले लेक्चर में बताया था, आर्टिकल 35 से लेकर के 50 तक हमारा है डीपीएसपी। डीपीएसपी इसलिए बनाया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये डायरेक्ट करता है किसको? स्टेट को। स्टेट मतलब अपने गवर्नमेंट को, कि कैसा रूल आपको बनाना है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में 35 से लेकर 50 में इसमें दिया क्या है कि आपको काऊ के लिए क्या करना है, आपको वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या करना है, आपको ट्राइबल के लिए क्या करना है, आपको एनिमल्स के लिए क्या करना है, कंट्री के लिए क्या करना है, इन्वायरमेंट के लिए क्या करना है। तो ये पूरे के पूरे रूल्स जो हैं ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखे हुए हैं, जिसको देख करके गवर्नमेंट क्या करती है? रूल बनाती है। तो डीपीएसपी यही काम करते हैं। तो प्रोवाइडिंग द गाइडलाइन फॉर वेलफेयर ऑफ द स्टेट इंश्योर द सोशल एंड इकोनॉमिक इक्विटी। ओके, फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं, जुडिशियल पावर। सी ऑप्शन, रीस्टोरिंग द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, हो सकता है। ओके, लेकिन इस्टेब्लिश द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड मैंडेटरी ऑल स्कूल, नहीं, इसको ये ऑल स्कूल वाला नहीं है। ठीक है, मेनली डीपीएसपी मैंने बता दिया ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है स्टेट को, इसके लिए बनाया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन इंडस्ट्रियल को रिस्ट्रिक्ट करना ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंट सिटीज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें बताना है। मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंध में है, तो हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा तो पंजाब में, गाना भी है हड़प्पा का। ठीक है, पंजाब में। हड़प्पा की खोज किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी। ठीक है, दया दरवाजा तोड़ दो, दयाराम साहनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है जिससे आपको ये बुक के बारे में बताने है, किस बुक की नाम बात हो रही है। द एंशियंट इंडियन ट्रीटीज डिस्कस स्टेट क्राफ्ट पॉलिटिक्स इकोनॉमिक एंड पॉलिसी। यहाँ पर इस बुक में स्टेट क्राफ्ट के बारे में, पॉलिसी पॉलिटिक्स के बारे में, इकोनॉमी, यानी पॉलिटिक्स भी लिखा है, इकोनॉमिक भी लिखा है, स्टेट क्राफ्ट भी लिखा है। कौन सी बुक है भाई? इट वॉज द रिटन बाई कौटिल्य बाबा, कौटिल्य चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, जो एडवाइजर थे चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर थे। तो इन्होंने तो एक ही बुक लिख करके गए हैं अर्थशास्त्र के बारे में, जो आज तक पूरा इंडिया पढ़ता है। द टेक्स्ट एम्फसाइज द ड्यूटीज ऑफ द किंग। टेक्स्ट में ये भी लिखा है कि किंग की क्या ड्यूटी होनी चाहिए और कैसी डिप्लोमेसी होनी चाहिए। तो आज भी तो हम डिप्लोमेसी उन्हीं को देख कर करते हैं। बिल्कुल सही, अर्थशास्त्र।
विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज वॉज एम्फेसाइज्ड इन द मनुस्मृति टू मेंटेन सोशल ऑर्डर। मनुस्मृति में सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्या आइडियाज दिया गया है, तो उसमें बताया गया है क्या, स्पेसिफिक ड्यूटीज एंड रोल्स असाइंड बाय द वर्ण। जो वर्ण सिस्टम को, जो ब्राह्मणाज को जो ड्यूटी दी गई वो ब्राह्मणाज करेगा, जो क्षत्रियाज को जो ड्यूटी दी गई क्षत्रियाज करेगा, जो वैश्याज को दी गई वो वैश्याज करेगा, और जो शूद्र को ड्यूटी दी गई है शूद्र करेगा। ब्राह्मण टीचिंग करेंगे, क्षत्रिय वारफेयर में काम करेंगे, शूद्राज मर्चेंट का काम करें, नहीं शूद्र वैश्याज मर्चेंट का काम करेंगे, शूद्राज जो है वो सेवा करेंगे सबका। तो ये मनुस्मृति में लिखा। तो स्पेसिफिक ड्यूटी असाइंड बाय वर्ण, इसलिए मनुस्मृति एम्फेसाइज। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारा 21 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव का सेक्शन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई आपको सजेशन हो या कोई भी आप हमें क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। वीडियो किसी को नीड होगा तो आप शेयर भी करिएगा। ठीक है, चैनल से जुड़े रहिए, काफ़ी चीज़ें चैनल में मिलने वाली है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी हम इस पर लाने वाले हैं। 1 अप्रैल तक आपको बहुत सी सारी चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली हैं, तो चैनल को प्यार दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।